नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता और आप देख रहे हैं आयुर्वेदा रिवाइव। डायबिटीज़ आज के युग में एक बहुत ही बड़ा हेल्थ चैलेंज है। भारत में भी ये तीव्र गति से फैल रहा है। WHO के आंकड़े अनुसार भारत में करीबन 8 करोड़ वयस्क इस रोग से पीड़ित हैं और करीबन 2.5 करोड़ प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक का मतलब होता है कि निकट भविष्य में उन्हें डायबिटीज़ होने की संभावना है। अब ये रोग इतनी चिंता का विषय क्यों है? वो इसलिए कि शरीर में ऐसी कोई कोशिका नहीं है जो इसके दुष्परिणाम से प्रभावित ना हो। लेटर स्टेजेस में शरीर के सभी प्रमुख अवयव जैसे कि किडनी, हार्ट, ब्रेन, नर्व्स सबको प्रभावित करता है। अगर हम चिकित्सा की बात करें तो सिर्फ दवाओं से इसका पूरी तरीके से कंट्रोल होना ये संभव नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जितना रोल इसमें दवाओं का होता है उतना ही रोल इसमें डाइट और लाइफस्टाइल का भी होता है। आयुर्वेद में भी यही बताया गया है। तो आइए इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं कि डायबिटीज़ क्या होता है, आयुर्वेद में उसका वर्णन किस प्रकार से किया गया है, इसके प्रमुख कारण क्या हैं और आयुर्वेद अनुसार इसकी त्रिसूत्रीय चिकित्सा क्या है, यानी सही आहार, सही लाइफस्टाइल और आयुर्वेदिक मेडिसिन। ये सब जानने के लिए देखते रहिए वीडियो। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर सामान्य शब्दों में समझा जाए तो डायबिटीज़ का अर्थ होता है ब्लड में शुगर लेवल का सामान्य से अधिक होना। हम जो भी आहार लेते हैं शरीर उससे ऊर्जा लेने के लिए उसको शुगर में परिणत करता है। वही शुगर अगर सामान्य से अधिक है तो ये रेगुलेट होती है इंसुलिन हार्मोन से। इंसुलिन सीक्रेट होता है पैनक्रियाज इस ग्लैंड से। इसी के भेदभाव से दो प्रकार की डायबिटीज़ होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन सामान्य से कम सीक्रेट होता है जिससे शुगर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो प्रायः आजकल देखी जाती है उसमें बराबर मात्रा में इंसुलिन सीक्रेट होता है लेकिन शरीर की सेल्स उसे एक्सेप्ट नहीं करती हैं। इसे बोला जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़। आयुर्वेद अनुसार डायबिटीज़ को प्रमेह इस शब्द से समझा जा सकता है। प्रमेह का संहिताओं में डिटेल में वर्णन किया गया है। प्रमेह के 20 प्रकार बताए गए हैं जो वात, पित्त, कफ इन दोषों अनुसार हैं। अगर सिर्फ हम डायबिटीज़ मेलाइटस को लें तो प्रमेह का जो वातज प्रमेह का प्रकार है जिसका नाम होता है मधुमेह, उसको डायबिटीज़ मेलाइटस जैसे समझा जा सकता है। आयुर्वेद में ये माना गया है कि किसी भी रोग की चिकित्सा से पहले उसके कारणों का समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम डिटेल में समझते हैं कि प्रमेह के कारण क्या बताए गए हैं। प्रमेह के कारणों के लिए ये श्लोक वर्णित है। आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीमि ग्रामोदक अनुप्रसापयांसी नव अन्नपानम गुड़ वैकत्रम चा प्रमेह हेतु कफ कृत च सर्वम। ये श्लोक चरक संहिता में वर्णित है। अगर इसको हम डिटेल में समझें तो ये क्लियर है कि जो प्रमेह है उसके जो कारण हैं वो डाइट और लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड हैं। सबसे पहला जो वर्ड आया है वो है आस्य सुखम। इसका मतलब होता है इनएक्टिविटी। अगर आप एक ही जगह बैठे रहने वाला कोई काम करते हैं या फिर आप दिन में अधिक नींद लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इनएक्टिव हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण माना गया है। स्वप्न सुखम दधीमि ग्रामोदक अनुप्रसापयांसी। इसमें जो भी डाइटरी फैक्टर्स हैं वो मेनली कफ दोष से रिलेटेड हैं। जो भी कफ के दोष को बढ़ाने वाले आहार रहते हैं वो मेनली डायबिटीज़ के कारक हैं। अगर डायबिटीज़ के लक्षणों की बात की जाए तो हम दो तरीक़ों से इनको बांट सकते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट लक्षणों में, शुरुआती लक्षणों में सबसे प्रमुख है बार बार अधिक मात्रा में यूरिन का होना। इसके अलावा वज़न का बिना किसी कारण से घटना, बढ़ना, अधिक भूख का लगना, बार बार अधिक प्यास का लगना, ये भी देखा जाता है। जो डायबिटीज़ के रोगी हैं उनको इन्फेक्शन जल्दी होता है और अधिक समय तक रहता है। कोई भी घाव इन्हें हो जाए तो बहुत देर तक भरता है। अगर क्रोनिक लक्षणों की बात की जाए तो क्रोनिक लक्षण जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। डायबिटीज़ अगर नेत्रों को प्रभावित करती है तो उसे रेटिनोपैथी कहा जाता है। डायबिटीज़ अगर किडनीज़ को प्रभावित करती है तो उसे नेफ्रोपैथी कहा जाता है। और अगर डायबिटीज़ नर्व्स को प्रभावित करती है तो उसे कहा जाता है न्यूरोपैथी। अब हम आगे देखेंगे इसकी चिकित्सा के बारे में। अगर प्रमेह के लिए आहार की बात की जाए तो उसमें 5 ऐसे नियम हैं जो हर डायबिटिक पेशेंट को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला नियम है कफ विरुद्ध आहार। जब हमने कारण देखे थे तो हमने स्पष्ट देखा था कि जो भी ऐसे आहार हैं या जो भी ऐसा भोजन है जो कफ दोष को शरीर में बढ़ाता है वो डायबिटीज़ को उत्पन्न कर सकता है।
इसलिए डायबिटीज़ के कंट्रोल या मैनेजमेंट के लिए ऐसा आहार लेना चाहिए जो कफ दोष के विरुद्ध हो। दूसरा नियम आता है सही मात्रा में आहार लेना और सही समय पे आहार लेना। सही मात्रा का अर्थ होता है कि उतना ही आहार लें जिससे आपको एनर्जी भी मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा ये आपका डेली रूटीन डिस्टर्ब ना करे। यानी खाने के बाद आपको हैवी नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, एकदम से नींद चढ़ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात हम कर रहे थे कि आहार का जो टाइम है वो क्या होना चाहिए। देखिए, आयुर्वेद में बार बार अधिक बार खाने के लिए एकदम मना किया गया है। आयुर्वेद अनुसार हमको सिर्फ दिन के 2 मेजर मील लेना चाहिए। ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि दोनों मील में एक गैप होना चाहिए जिससे खाना प्रॉपर पचे और उसके अब्जॉर्प्शन के लिए भी शरीर को टाइम मिले। अब हम आते हैं तीसरे उपाय पे। तीसरे उपाय में आते हैं कुछ खास हर्ब्स जो आयुर्वेद के अनुसार डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। यानी भोजन में आप हल्दी, मेथी दाना, दालचीनी, आंवला, इन सब का उपयोग करिए। इससे आपकी शुगर जो है कंट्रोल में रहेगी। चौथे उपाय में आता है सिद्ध जल। आयुर्वेद में सभी लोगों के लिए जो हम रोज़ का पानी पीते हैं, औषध से अगर उसे सिद्ध करें तो वो कई बार हमें दवा का भी काम करके देता है। अब डायबिटीज़ में हम कौन सा सिद्ध जल यूज़ कर सकते हैं? तो बहुत ही कॉमन है त्रिफला जल। जो डायबिटीज़ के लोग ही हैं वो त्रिफला पाउडर्स को पानी में उबाल के फिर उसको नॉर्मल पानी को रिप्लेस करके इसको दिन भर पी सकते हैं। इससे उनकी शुगर काफ़ी कंट्रोल में रहेगी। इसके अलावा कुछ और हर्ब्स हैं जैसे विजयसार के कप भी मार्केट में मिलते हैं और उसमें बोला जाता है कि आप पानी डालकर रखिए, वो पानी उसमें रहेगा 5 से 6 घंटे या ओवरनाइट उसको रखा जाता है, देन उस कप का पानी पीने की सलाह दी जाती है। और भी कुछ हर्ब्स हैं जैसे कि खदर या कत्था और अदरक या सौंठ, इसका भी जो सिद्ध जल है वो भी डायबिटीज़ के रोगी रोज़ पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है पांचवा उपाय। पांचवें उपाय में है सही भोजन बनाने की विधि। आयुर्वेद जैसे कि जो अन्न होते हैं उन्हें अगर भून कर फिर उनका आटा बनाया जाए या फिर उनको खाने में यूज़ किया जाए तो वो हमारे लिए हेल्दी रहते हैं और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी उनका कम होता है। दूसरा तरीका है जो सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे प्रायः जो हमारा यूज़ होने वाला आहार है वो होते हैं चावल। तो चावल को आजकल कुकर में पकाया जाता है, ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हो जाते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक विधि से अगर उनको ओपन तरीके से बॉईल करके पकाया जाए और बॉईल करने के बाद उसका जो पानी है, मांड है, उसको निकाल दिया जाए तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम हो जाता है। आयुर्वेद में एक और वर्णन है कि कभी भी नया अन्न नहीं लेना चाहिए, वो कफवर्धक होगा या वो रोगों का कारण होगा। नए का अर्थ है कि जो 1 वर्ष से कम आयु वाला है, यानी अभी जो अन्न उत्पन्न हुआ है तो 1 वर्ष बाद ही उसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे वो ज़्यादा हेल्दी होता है, ईजी डाइजेस्ट होता है और ये जो डायबिटीज़ आदि जो विभिन्न रोग हैं उनको उत्पन्न नहीं करता है। 3 सूत्री चिकित्सा में जो दूसरा पॉइंट है वो है विहार या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आयुर्वेद में जो हम कारण देख रहे थे उसमें भी जो पहला शब्द आया है वो है आस्या सुखम स्वप्न सुखम। आज की जो लाइफस्टाइल है और आजकल जो काम रहता है वो कई बार ऐसा रहता है कि उसमें सिटिंग ज़्यादा रहती है, लोगों का बैठे बैठे काम है, लॉन्ग सिटिंग है और दूसरा उनका कोई फिज़िकल रूटीन भी नहीं रहता एक्सरसाइज का। ये आजकल डायबिटीज़ का एक बहुत ही प्रमुख कारण है। अगर आप सिर्फ डाइट मैनेज कर लेते हैं लेकिन आप फिज़िकल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज रूटीन आपका नहीं है, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हैं, कुछ वॉक नहीं कर रहे हैं, तो ये सब डायबिटीज़ आपका जो है ना कंट्रोल में रहेगा और होने के लिए भी चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए जैसा आचार्यों ने भी बताया है, रोज़ हमारा कोई ना कोई व्यायाम का नियम होना ही चाहिए। आप कोई भी एक्सरसाइज का फॉर्म ले सकते हैं, या तो कोई स्पोर्ट्स या हॉबी ले लीजिए, या तो वॉकिंग कर लीजिए, या स्विमिंग कर लीजिए, योगा कर लीजिए, डांस कर लीजिए, लेकिन फिज़िकल एक्टिविटी जो भी कैलोरीज आप खाने के थ्रू ले रहे हैं उसको बर्न करने के लिए ज़रूरी है। प्रमेह की चिकित्सा के लिए जो आयुर्वेद में तीसरा सूत्र है वो है आयुर्वेदिक औषधि, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स 3 तरीके से काम करती हैं। पहला, ये ब्लड में जो शुगर लेवल बढ़ा हुआ है उसे कंट्रोल करेंगी, कम करेंगी। दूसरा, जो ऑर्गन डैमेज हुआ है उसे हीलिंग करेंगी। तीसरा जो है ये शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती हैं, जिससे शरीर इस व्याधि से अच्छे से लड़ सकता है। आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा का भी विधान है, लेकिन पंचकर्म के लिए ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ऐसे रोगी जो डायबिटीज़ हैं और जिनके शरीर में थोड़ा बल है या जिनका वज़न अधिक है वही पंचकर्म ले सकते हैं।
जो पहले से ही जिनका वज़न कम है, जो कृश हैं, उनके शरीर का बल बहुत कम है, उन्हें पंचकर्म चिकित्सा नहीं देनी चाहिए। जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं वो व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग हो सकती हैं, उनकी मात्रा भी अलग अलग हो सकती है, तो उनके निर्धारण के लिए आप एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ज़रूर लें। तो आज हमने जाना डायबिटीज़ इस विषय के बारे में। अगले वीडियो में हम अगली डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ। आयुर्वेदा रिवाइव देखते रहें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। कीप वॉचिंग।